आज मैक्स मार्च से हिंदी के दर्शकों के लिए एक बात बताना बहुत जरूरी है। वो बैंकिंग क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे आने वाली बात है और एक प्राइवेट सेक्टर यस बैंक में ये प्रक्रिया अलग ढंग से शुरू हो चुकी है, जहां पे जापानीज बैंक यस बैंक को टेक ओवर कर रही है सारे नियम तोड़ के। पहले प्राइवेट सेक्टर में एक बड़ी बैंक खाएंगे, फिर छोटी प्राइवेट सेक्टर बैंक खाएंगे, फिर नेशनल बैंक खाएंगे। ये फॉरेन कैपिटल का एक बहुत बड़ा इन्वेजन हमला। आप इसको लाइक करें, आप इसको शेयर करें जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बैंक बचे तो हमारी पेंशन बचेगी। नमस्कार, मैं विश्वास उट्टियो। आज मैक्स मार्च से हिंदी के दर्शकों के लिए एक बात बताना बहुत जरूरी है। वो बैंकिंग क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे आने वाली बात है। हम जानते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन जारी हो गया है, अब वो नहीं चल रहा है क्योंकि उसकी वजह से वहां पे कुछ भी डिस्कशन नहीं हो रहा है और इसका कारण इस देश की सरकार ही है। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी का जो एक रेसिग्नेशन हुआ, उनको वर्चुअली गेट आउट किया गया है। ऐसी घटनाएं इस देश में हो रही है। ऐसे वक्त ये भी सवाल आ रहा है कि मार्केट में सेबी बैंक लिस्टेड बैंक है, आईडीबीआई बैंक तो है पब्लिक सेक्टर की, मतलब देश की है। हम उसको पब्लिक सेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि एलआईसी ऑफ इंडिया और भारत सरकार दोनों के अगर स्टेक्स, प्रमोटर स्टेक देखेंगे तो 95% प्लस है। बाकी के 4-4.5% जनता के पास है। सवाल ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो ये ऐसा डेफिनेशन करता है फॉर ऑल द रेगुलेटरी पर्पजेस आईडीबीआई बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। हालांकि 2003 में उस वक्त की जो सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार, उसमें जसवंत सिंह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने ये एक्ट रिपील किया, आईडीबीआई एक्ट 1964 रिपील किया 2003 में। उस वक्त एक सॉलेम एश्योरेंस दिया था पार्लियामेंट्री कमेटी को, पार्लियामेंट को दिया था, और वो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड का एक हिस्सा है कि हम किसी भी हालत में आईडीबीआई बैंक में से मिनिमम 50% के नीचे हम नहीं जाएंगे। ओनरशिप भारत सरकार की 51% एंड अबाउ रहेगी। अब ये रिकॉर्ड पर है, लेकिन फिर भी भारत सरकार वो एक रेजोल्यूशन जो है 2014 के बाद, अरुण जेटली साहब जब आए, उसके बाद जो मोदी सरकार का जो आईडीबीआई बैंक के बारे में रुख है, वो आईडीबीआई बैंक बेचने के लिए वो उताविल है। अब बेचना उनका इरादा है, लेंगे कौन और क्यों बेचना है? ये देश की हिरासत वाली बैंक, भारत सरकार की पहली पब्लिक सेक्टर बैंक, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अरुण जेटली साहब थे तब वो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक थी। आज की तारीख में वो प्राइवेट सेक्टर बैंक के नाम से है। अब देश का पार्लियामेंट वहां पे चल रहा है। सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा के हो या लोकसभा के हो, दिल्ली में है। हम ये बोलना चाहते हैं कि आईडीबीआई बैंक का इस तरीके से क्लासिफिकेशन करना, और आईडीबीआई बैंक जिसकी मैंने कहा कि 95% ओनरशिप एक एलआईसी ऑफ इंडिया और दूसरा भारत सरकार, दोनों को हाथ में है। अब एलआईसी के हाथ में है, वो भारत सरकार के 47% को जोड़ने से, नहीं 45% को जोड़ने से निश्चित रूप से मेजॉरिटी स्टेक हो सकता है, लेकिन भारत सरकार ये मानती नहीं ना। भारत सरकार कहती मेरे पास 45% है, एलआईसी के पास 47% है, और हम दोनों मिलके सितंबर में 30% ईच हम इसको डिसइन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब 20% ईच डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। अब सवाल ये आता है कि ये दोनों प्रमोटर्स डिसइन्वेस्ट करेंगे तो करीब करीब 60% से कौन लेगा?
नाम 3 आए सामने। एक तो नाम है कनाडा का, लेकिन कनाडा से हमारे रिश्ते क्या है सबको मालूम है। तो वो नाम फेयरफैक्स का रेस से बाहर हुआ, ऐसा हम मान के चलते हैं। कोटक महिंद्रा रेस में था। कोटक महिंद्रा ने कहा कि हम इस रेस में नहीं है, ये इनका पब्लिक स्टेटमेंट है। रेस में और कौन था? नेशनल बैंक ऑफ दुबई एमिरेट्स की है, और एक मिडल ईस्ट की बैंक है, एक मॉरिशस की बैंक है, ये रेस में है। यहां पर एक रिश्ता जो एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई का है इस देश के सबसे बड़े कारपोरेट के साथ, इसको मद्देनजर रखते हुए जब ये इश्यू होगा, टेंडर इश्यू होगा, खरीदना और लेने का सवाल आएगा, तब ये मामला सामने आएगा कि भाई ये 60% कोई अकेला लेगा? ये 60% लेना भारत के कौन से कानून में ठीक से लिखा है? क्योंकि कानून ये कहता है कोई भी एक 40% फॉरेन स्टेक होल्डर 40% से ज्यादा अपने हाथ में भारतीय बैंकों के शेयर नहीं रख सकता। अब सवाल है, आईडीबीआई बैंक एक भारतीय पब्लिक सेक्टर बैंक है, रिजर्व बैंक उसको प्राइवेट सेक्टर कहता है, और दीपम के जरिए डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट्स, नीति आयोग ने पेपर तैयार किया, दीपम बेच रही है। क्या इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सैंक्शन है? पता नहीं, लेकिन दीपक तो आईडीबीआई को बेच रहा है। अब संसद चल रही है, लेकिन संसद में इसकी कोई चर्चा नहीं है, संसद के बाहर भी चर्चा नहीं है। यहां पर आईडीबीआई के लोग, चाहे वो 20,000 के तादाद में ऑफिसर हो या वर्कमैन हो या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हो, सब लोग चिंता में है कि हमारी कौन सुनेगा, हमारी कौन सुनेगा। हम देश की सेवा में इस बैंक में काम करते हैं। आईडीबीआई बैंक देश की सेवा में 1964 से लगातार एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, अब वो रिटेल बैंकिंग है, और 3.25 लाख करोड़ की जमा पूंजी इस बैंक में है। इस बैंक में करीब करीब बैलेंस शीट की साइज 5.5 लाख करोड़ की है। इतने बड़े ताकत वाली बैंक, एनपीए हो या कोई भी बैंकिंग नॉर्म हो, वो विद इन द पैरामीटर है। आज के तारीख में आईडीबीआई बैंक एक सबसे बढ़िया बैंक है, जिसका क्वार्टरली मुनाफा 2,500 करोड़ से भी ज्यादा है। ऐसे वक्त इस बैंक को तोड़ी मोल भारत सरकार बेचनी चाहती है, और किसको? इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर में फॉरेन कैपिटल आ रहा है, ये आक्रमण है। फॉरेन कैपिटल नेशनलाइज बैंकिंग सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में लाना, क्या ये देश के हित में है? पूंजी के बारे में जिनकी जानकारी है, डिफेंस सेक्टर में और फाइनेंशियल सेक्टर में विदेश की पूंजी वो खतरनाक ही है। इसलिए आज जब मोदी की सरकार है और खुलेआम आईडीबीआई बैंक की एक बिक्री होने वाली है सितंबर में, और शायद इसका काम पूरा हो जाएगा दिसंबर में, तो खतरे की घंटी बज रही है कि क्या नेशनलाइज बैंकिंग सेक्टर बच जाएगा? एक आईडीबीआई बैंक हाथ से निकल गई तो यही एक कानून बना के हमारी आरबीआई और हमारी सरकार 12 बैंकों को बेचने की तैयारी करेगी। हमारा पूरा विपक्ष, हमारे पूरे नागरिक और सभी लोगों को ये सोचना जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी सोचना जरूरी है, ये देश की धरोहर है, ये किसी मिनिस्टर की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। नेशनलाइज बैंक बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। जनता की ये धरोहर है, जनता की ये प्रॉपर्टी है। आप इसको जो बेच रहे हो, ये देश के साथ एक द्रोह है। जनता को मालूम नहीं, संसद को मालूम नहीं, कानून ठीक नहीं है। कानून में बदलाव लाके आज ये बैंक कैसे बिक सकती है और 12 बैंकों का, नेशनलाइज बैंकों को कैसे बेच सकते हैं, इसका एक पेपर ही बना रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नीति आयोग। ऐसे वक्त खतरे की घंटी हम सब लोगों के दिमाग में बजनी चाहिए, क्योंकि आज यस बैंक को एक जापानीज बैंक उठाएगी,
कल दिसंबर में एक नेशनल इमिरेट्स दुबई बैंक आईडीबीआई को उठाएगी, 12 बैंक का नंबर तुरंत आ जाएगा। बैंकिंग सेक्टर ने देश का नक्शा बदला। देश की इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी है बैंकिंग सेक्टर, लेकिन इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ देने का काम मोदी सरकार कर रही है। किसके हित में ये हो रहा है? और वो तो देश के खिलाफ हो रहा है। इसलिए ये जो वार्निंग है जनता को, विपक्षियों को, हाँ कांग्रेस पार्टी अपने आप में इसका पुरजोर विरोध कर रही है। बैंकों में जो यूनियंस है, सारे यूनियंस कड़ा विरोध कर रहे हैं। दिल्ली से लेके गली तक हर बैंक में बैंक नेशनल को सक्सेस करने की बात है, और मोदी सरकार बैंक नेशनल को रिवर्स करने की बात करता है। और इसलिए बैंक एम्प्लॉय हो, बैंक ऑफिसर हो, वो ऐसी ताकतों से लड़ रहे हैं, लेकिन जनता को उनका साथ देना और बैंक के संगठन को जनता के साथ काम करना, और विपक्ष को इन यूनियंस और जनता के साथ काम करके आईडीबीआई बैंक और बैंकों की जो धरोहर है 12 बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स, इनको देश के लिए बचाए रखना, मजबूत करना, और देश की जनता की जो बचत है वो जनता के काम में कैसे काम आए, इसके लिए देश की जनता ने मोदी सरकार की ये जो कॉन्स्पिरेसी है बैंकों को बेचने की, शुरुआत आईडीबीआई से हो रही है। तो सोचिए इसका मुकाबला हम कैसे करें। मैं यहीं पे रुकता हूं। हम अगस्त के एंड में है, लेकिन सितंबर में ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है, और एक प्राइवेट सेक्टर यस बैंक में ये प्रक्रिया अलग ढंग से शुरू हो चुकी है, जहां पे जापानीज बैंक यस बैंक को टेक ओवर कर रही है, सारे नियम तोड़ के। पहले प्राइवेट सेक्टर में एक बड़ी बैंक खाएंगे, फिर छोटी प्राइवेट सेक्टर बैंक खाएंगे, फिर नेशनल बैंक खाएंगे। ये फॉरेन कैपिटल का एक बहुत बड़ा इन्वेजन, हमला भारतीय बैंकिंग सेक्टर पर, पर्टिकुलरली भारत के नेशनलाइज्ड बैंकिंग सेक्टर पे हो रहा है। हम सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा। आज इसी विषय पर ये वीडियो है। आप इसको लाइक करें, आप इसको शेयर करें जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बैंक बचे तो हमारी पेंशन बचेगी, हमारी बैंक खत्म हो गई तो हमारी नौकरियां गई, हमारी पेंशन भी जाएगी, लेकिन देश का बहुत 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 बड़ा नुकसान होगा। हम देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं। हम अपने बैंकों को बचाएंगे, हाँ हम अपनी पेंशन को भी बचाएंगे। इसलिए ये वीडियो है, ये वीडियो आप लाइक कीजिए, ये वीडियो आप शेयर कीजिए। मैं यहीं पे रुकता हूं। धन्यवाद।